नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम यूपी पीजीटी की परीक्षा जो 10 तारीख को होने वाली है उसके लिए 125 प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इसे हल कीजिए और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। साथ ही साथ मैं कुछ व्याख्याएं करूंगी जिससे आपको नए तथ्य देखने को मिलेंगे और उन्हें आप लोग याद करिएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या डॉक्टर मोहन अवस्थी ने? आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया हुआ है? सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएंगे मोहन अवस्थी। डॉक्टर मोहन अवस्थी और डॉक्टर सुमन राजे दोनों ने ही आदिकाल को आधार काल नाम दिया था। वहीं अगर बात करें डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की, तो इन्होंने जय काव्य कहा था, जय काव्य काल कहा था। इसके अलावा श्याम सुंदर दास की बात करें, श्याम सुंदर दास जी ने आदि युग वीर काल अपभ्रंश काल कहा था। गुलरी जी ने भी अपभ्रंश काल कहा था। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के कुल 12 ग्रंथ ही माने जाते हैं, लेकिन शिव सिंह सरोज में तुलसीदास के अन्य ग्रंथ भी गिनाए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उनके अन्य ग्रंथ इनमें से कौन कौन से गिनाए गए थे? राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित्त रामायण। सही उत्तर है राम सतसई और कड़खा रामायण। ये 2 रामायण और गिनाए गए थे, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा। इसके अलावा संकट मोचन, हनुमान बाहुक, रामचला का, छंदावली, छप्पय रामायण, मेला रामायण, झूलना रामायण और कुंडलिया रामायण ये नाम शिव सिंह सरोज में गिनाए गए हैं, जो तुलसीदास की अन्य रचनाओं में लिए जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास के कुल 12 ग्रंथ बताए हैं, जिनमें 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथों को उन्होंने बताया है। 5 बड़े ग्रंथों में इन्होंने दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका को लिया है। 7 छोटे ग्रंथों में इन्होंने रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा कृष्णावली को लिया हुआ है। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है यह। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, चिंतामणि, केशवदास, पद्माकर या देव? आसान सा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सही उत्तर है देव की। देव की पंक्ति है यह। और किस रचना से है? माफ कीजिएगा, यह देव की पंक्ति है और देव की एक रचना है भाव विलास। यह पूछी जाती है परीक्षाओं में कि इस रचना को इन्होंने कितने अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में लिखा था? तो यह रचना इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में लिखा था। शुक्ल जी ने देव की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है, यानी नाम दिया है? तो यह थी रचनाएं 23। यह भी परीक्षा में पूछी जाती हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम इनमें से किस प्रकार का ग्रंथ है? पिंगल ग्रंथ है, रस निरूपण ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है या इनमें से एक भी नहीं? मतीराम द्वारा लिखित जो ललित ललाम ग्रंथ है वह किस प्रकार का ग्रंथ है? सही उत्तर है इसका अलंकार ग्रंथ, यानी विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें पिंगल ग्रंथ की, तो मतीराम की एक रचना है छंदसार। यह पिंगल ग्रंथ है। इसमें महाराज, यह रचना जो है, जो छंदसार, यह रचना महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित की गई है। इसके अलावा इनकी रचना है एक रसराज, एक रचना है इनकी साहित्य सार। इनको याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछी जा सकती है कि मतीराम की कौन कौन सी रचनाएं हैं या नहीं है। और एक रचना इनकी मतीराम सतसई भी है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, माफ कीजिएगा 5 देखते हैं। शुक्ल जी का एक कथन है कि ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? बेनी प्रवीण के लिए, बोधा के लिए, ग्वाल के लिए या भूषण के लिए? ये ब्रजभाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं।
सही उत्तर है इसका बेनी प्रवीण। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बेनी प्रवीण के लिए है। बेनी प्रवीण की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है नवरस तरंग। इसे याद रखिएगा, नवरस तरंग। और इसका समय है संवत 1874। ठीक है। और यह जो रचना है यह नवल कृष्ण उर्फ ललन जी की आज्ञा से इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, बीसल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। पद्मावती, राजमती, इंद्राणी, कमला। भले ये प्रश्न कितनी बार भी परीक्षाओं में पूछे गए हों पहले, फिर भी ये आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। अभी हाल ही में केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस की परीक्षाओं में आदिकाल से आसान आसान से प्रश्न देखने को मिले थे। तो बीसल देव रासो की जो नायिका है वह है राजमती, यानी कि विकल्प बी सही हो जाएगा। बीसल देव रासो के रचनाकार जो है नरपति नाल है। इस रचना के 4 खंड हैं और यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। शुक्ल जी की बुक में लिखा हुआ है कि यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है और इसके 4 खंड है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध से, वज्रयानी सिद्ध से, नाथ से या जैन से? रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? सही उत्तर है वज्रयानी सिद्धों से, यानी कि विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। जिन प्रश्नों में व्याख्या की जरूरत पड़ रही है या लग रहा है कि इनसे अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं, वहां पर मैं व्याख्या जरूर कर रही हूँ। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दिया कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। प्रश्न संख्या 8 है, इन सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं? सरहपा, मच्छंद्रनाथ, कण्हपा या गोरखनाथ? सही उत्तर है सरापा। सरापा सिद्धों में सबसे पुराने यानी कि प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। इनका समय जो है 769 ईस्वी माना जाता है, जो कि एक सर्वमान्य समय है। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए, जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पीव माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? सुंदरदास, कबीरदास, सहजोबाई, रैदास। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह पंक्तियां किसकी हैं आपको बताना है। सही उत्तर है विकल्प सी सहजोबाई। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का या गोविंद त्रिगुणायत का? आसान सा प्रश्न है यह भी और बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह कथन कबीर दास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, यानी कि विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, फूल मरे पर मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? दादू की, कबीर की, रैदास की या जायसी की? सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी की यह पंक्ति है। जायसी के संबंध में एक कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, पूछा जा सकता है परीक्षा में। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है, जिसे पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। यह कथन लेने का मेरा उद्देश्य यह था कि यहाँ पर जो प्रेम की पीर से भरा हुआ था, यह शब्द घनानंद के लिए भी शुक्ल जी ने प्रयोग किया है। तो परीक्षा में कंफ्यूजन नहीं हो, कथन में दोबारा बोल देती हूँ, लिखने में टाइम लगता है। कथन है, जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है, जिसे पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन जो कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में पूछा जाता है परीक्षाओं में, कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। यहाँ पर कबीर दास से कंफ्यूजन हो सकती है कि शुक्ल जी ने यह कबीर दास के बारे में कहा है, नहीं। शुक्ल जी का यह कथन मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इस कथन को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं, स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय इसमें से कौन सा है? राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं?
स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय इनमें से कौन सा है? यह हो जाएगा सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। स्वामी हरिदास की बात करें तो इनका समय 1478 से लेकर के 1575 के बीच माना जाता है। रचनाओं में देखा जाए तो इनकी रचना है एक सिद्धांत के पद इनकी रचना पूछी जाती है परीक्षाओं में। इसके अलावा एक रचना बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी, केली माल। यह भी परीक्षा में पूछी जा चुकी है और इसको याद रखिएगा, केली माल में 110 पद हैं। ठीक है, कितने पद हैं? 110 पद है और इसमें राधा कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से हरिश्चंद्र द्वारा रचित कृति कौन सी नहीं है? यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित नहीं है? पावश पयोनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणुगीत। सही उत्तर है पावस पयोनिधि। यह जो पायस नहीं है, पावस पयोनिधि गोविंद गिल्ला भाई की रचना है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, गोविंद गिल्ला भाई, यह इनकी रचना है। इनकी रचनाओं में नीति विनोद है, श्रृंगार सरोजनी है, एक समस्या पूर्ति प्रदीप है, वक्रोक्ति विनोद है और श्लेष चंद्रिका है। एक पिछले प्रश्न में एक बात याद आ रही है, यहाँ पर शुक्ल जी का कथन याद आ रहा है स्वामी हरिदास के बारे में, तो मैं बताना भूल गई, फिर से बता देती हूँ। शुक्ल जी का एक कथन है इनके बारे में कि इनके पद कठिन राग रागनियों में गाने योग्य हैं, पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं। यह कथन इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है या राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है? सही उत्तर है, यह दोनों कथन सही हैं, यानी कि विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को देख लेते हैं। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना का, मुक्तिबोध का, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का या डॉक्टर नगेंद्र का? सही उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध का। यह कथन है कि कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। शुक्ल जी ने कामायनी के बारे में कहा है कि कामायनी बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है। वहीं नामवर सिंह जी कहते हैं कि कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? प्रश्न संख्या 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? युग की गंगा, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। आसान सा प्रश्न है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? कुंवर नारायण, अरुण कमल, रघुवीर सहाय या राजकमल चौधरी? कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। सही उत्तर है इसका कुंवर नारायण। यह कथन कुंवर नारायण का है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी या अरुण कमल? सही उत्तर है राजेश जोशी, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। यह परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्योंकि इनकी एक रचना है दो पंक्तियों के बीच। अब आपको याद आ रही होगी क्यों यह मशहूर है, क्यों यह प्रसिद्ध है। दो पंक्तियों के बीच, इस रचना पर इन्हें 2002 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हो जाते हैं और इनकी रचना भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। निम्नलिखित में से किस रचनाकार का
संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान किस रचना के रचनाकार का फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? सही विकल्प है रानी की केतकी की कहानी। इंसान अल्लाह खां यानी विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। इंसान अल्लाह खान फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित प्रहसनों में से एक जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। उलट फेर, लकड़ धो धो, माफ कीजिएगा लबड़ धो धो, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत। इन प्रहसनों में से कौन सा जीपी श्रीवास्तव का नहीं है? सही उत्तर है लबड़ धो धो। यह जो है बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित प्रहसन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 है, दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट या सेठ गोविंद दास। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? यह है उदय शंकर भट्ट यानी विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा। उदय शंकर भट्ट के नाटकों में एक नाटक पूछा जाता है इनका विद्रोहिणी अम्बा। विद्रोहिणी अम्बा बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हुआ था इनका, जो कि 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा एक नाटक है इनका सागर विजय। सागर विजय कब है? 1937 ईस्वी में। इसके अलावा नया समाज है इनका नाटक, जो कि 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इन्हें नोट कर लीजिएगा। 22 देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है, हिंदी में तिलिस्मी अयारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? श्री हरिकृष्ण जौहर, किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू देवकी नंदन खत्री या गोपाल राम गहमरी। सही उत्तर है देवकी नंदन खत्री हिंदी में तिलिस्मी अयारी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसा मनुष्य का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? गुलाब राय का, गणपति चंद्रगुप्त का, डॉक्टर नगेंद्र का या डॉक्टर बच्चन सिंह का। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसा मनुष्यों का मोटापा। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का, यानी कि विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? सांस्कृतिक मिथिकी, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी या प्रगतिवादी। सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यासों की रचना की है। इनके उपन्यासों को देखें अगर तो इनका एक उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका कथानक मोखरी एवं वर्धन राजवंशों से संबंधित था। इसके पात्रों को परीक्षाओं में पूछा जाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं बाणभट्ट, निपोड़िका, पट्टिनी, सुचरिता, महामाया, वीरति व्रज, तुवर मिलिंद। इनका दूसरा बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हुआ था चारुचंद्र लेख, जो कि 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और वहीं पुनर्नवा इनका तीसरा उपन्यास है, जो कि 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और एक और उपन्यास अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इनके चारों उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? ज्ञान रंजन का, अखिलेश का, सृंजय का या अनिल यादव का। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती। सही उत्तर है अनिल यादव, विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती अनिल यादव का कहानी संग्रह है। प्रश्न संख्या 26 है, अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, अंधेर है दस्यु फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। आकाशदीप से, पुरस्कार से, गुंडा से या सालवती से। सही उत्तर है आकाशदीप कहानी से। जयशंकर प्रसाद की लिखी गई कहानी आकाशदीप से यह कथन लिया गया है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं।
जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या नंद दुलारी वाजपेयी का? जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। सही उत्तर है रामविलास शर्मा। यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस निबंध संग्रह में है? अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस निबंध संग्रह में है? तो यह है कल्पलता में। कल्पलता 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसी में यह निबंध संग्रहित है। प्रश्न संख्या 29 है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। कथन थोड़ा सा बड़ा है। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परम मुक्षेपिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या राम स्वरूप चतुर्वेदी? हालांकि कुछ विद्यार्थी ये पहला जो कथन है, पहली लाइन है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, इसी से समझ गए होंगे कि यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। मैंने पूरा कथन यहाँ पर इसलिए दिया है क्योंकि आगे का जो कथन है, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता, परम अपेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, तो ये जो आगे की पंक्ति है, यह भी पूछी जा सकती है पहली पंक्ति न देकर के, तो इसलिए यहाँ पर पूरी पंक्ति जानना जरूरी है। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक इनमें से कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह या नंद दुलारी वाजपेयी? इनमें से हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? सही उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह के जो समीक्षात्मक यानी आलोचनात्मक ग्रंथ है, इन्हें देख लेते हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग इनकी एक रचना है जो कि 1952 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा छायावाद नाम से इनकी रचना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। माफ कीजिएगा, यह 1955 है। इतिहास और आलोचना इनकी रचना 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, यह है 1962 ईस्वी में। कहानी, नई कहानी 1965 ईस्वी में। दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी में बहुत बार पूछी जा चुकी है रचना। वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी में इनकी एक और रचना है। जमाने से दो दो हाथ, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। जमाने से दो दो हाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह 2010 में ही प्रकाशित है। ठीक है। और एक और इनकी रचना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, साहित्य की पहचान। यह भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह है 2012 में, तो इसे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 है। एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग या मैत्रेयी पुष्पा? एक कहानी यह भी। सही उत्तर है मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? शीला झुनझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा की, कुसुम अंचल की या गोपाल प्रसाद व्यास की? कस्तूरी कुंडल बसे। सही उत्तर है मैत्रेयी पुष्पा की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है। निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? ऋण जल धन जल, ऋण जल धन जल, रिपोर्टाज, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा, आवारा मसीहा जीवनी, जूठन, संस्मरण? आसान सा प्रश्न है। जूठन जो है संस्मरण नहीं है, यह आत्मकथा है 1997 ईस्वी में प्रकाशित ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34 है। सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज
किसकी जीवनी है? लक्ष्मी शंकर व्यास की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की या अज्ञेय की? सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी सुधा चौहान ने लिखी थी मिला तेज से तेज नाम से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35 है। क्या गौरी क्या सावे संस्मरण के लेखक कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी, शांति द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर? सही उत्तर है इसका देवेंद्र सत्यार्थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है कौन सी विधा की रचना है? संस्मरण, रिपोर्टाज, कहानी या आत्मकथा? यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। यह संस्मरण विधा की रचना है यानी विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी? सही उत्तर है श्री राम शर्मा। बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा का रेखा चित्र है जो कि 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन वर्ष को याद रखा करिए। प्रश्न संख्या 38 है। अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? रेखा चित्र, डायरी, कहानी, संस्मरण? सही उत्तर है रेखा चित्र। महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों का संकलन है अतीत के चलचित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की, देवकी नंदन खत्री की, आचार्य शुक्ल जी की या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यात्रा वृतांत लिखे हैं जिनमें सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, बद्री केदार की यात्रा इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। राहुल संकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, यात्रा वृत्त, रिपोर्टाज या डायरी? सही उत्तर है यात्रा वृत्त। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है या कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का या डॉक्टर नगेंद्र का? कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। कविता से संबंधित एक कथन डॉक्टर नगेंद्र का पूछा जाता है कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा कविता है। डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निरख सखिए खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ये नयन इधर मन भाए। इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है माधुर्य गुण। इस पंक्ति में माधुर्य गुण है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 है। समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस समास भू यस्वत्वम यह कथन किसका है? भरत मुनि का, वामन का, रोयक का या दंडी का? समास की अधिकता ओज कहलाती है। सही उत्तर है वामन यानी कि विकल्प बी से उत्तर हो जाएगा। यह वामन का कथन है। समास की अधिकता ओज कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है। बनन में बागन में बगरो बसंत है पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? अविधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या इन सभी से? बनन में बागन में बगरो बसंत है। सही उत्तर है लक्षणा से यानी विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखिए। कबहू को यो कबहू खो यही रहनी रहोगे श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोगे। पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, भयानक रस, भक्ति रस या शांत रस?
सही उत्तर है विकल्प डी शांत रस। इस पंक्ति में शांत रस है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 है, बरवे छंद किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है, विषम मात्रिक है या अर्ध विषम मात्रिक है? सही उत्तर है अर्ध सममात्रिक है, यानी विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47 है, गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 22, 26, 28। गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सबसे पहले देख लेते हैं, गीतिका छंद जो है एक सममात्रिक छंद है। यह किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक छंद है और इसमें 26 मात्राएं होती है, यानी कि विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा। 14 और 12 पर यति होती है। इसके अलावा अंत में जो है लघु और गुरु होता है, यह भी याद रखिएगा, अंत में लघु गुरु होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, अनुप्रास। सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49 है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें कौन सा अलंकार है? संदेह, श्लेष, विभावना या उपमा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके बावजूद भी इस बार की केवीएस, एनवीएस और ईएमएस की किसी परीक्षा में पूछा गया था कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो यह है श्लेष अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 50 है, प्राचीनतम भारतीय भाषा इनमें से कौन सी है? अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, अवहट्ट। सही उत्तर हो जाएगा इसका वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत आई थी, तो इसलिए पहले वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीनतम मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किए जाने वाला लिपि चिन्ह कौन सा है? ख, ल, लृ, ड़। इनमें से कौन सा मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया गया लिपि चिन्ह है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, लृ को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया था? विलियम जोन्स, ग्रियर्सन, बीम्स, हार्नले। सही उत्तर है विकल्प डी, हार्नले ने सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन किया था और उनका वर्गीकरण किया था, 4 भागों में उन्हें बांटा था। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं, अनुनासिक व्यंजक कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चौथा व्यंजन या वर्ग का पंचमा अक्षर। सही उत्तर है वर्ग के पंचमा अक्षर, विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा, अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। रुलाई, अध्यापन, सामाजिकता, छोटा। इनमें से किसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है? सही उत्तर है छोटा। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा जब हम बनाएंगे तो यह हो जाएगा छुटपन, तो इसलिए राइट विकल्प यानी कि सही उत्तर जो है विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, करण कारक। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, यहाँ पर टेलीफोन जो है एक माध्यम का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा, यानी विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? जवाब, गुलाब, हिसाब या शराब। सही उत्तर है शराब। शराब जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य कौन सा शुद्ध है?
चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, चिड़ियाएं उड़ गई या चिड़िया उड़ गई। सही उत्तर है विकल्प डी, चिड़िया उड़ गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तत् प्लस टीका हमें जोड़ना है, कौन सा विकल्प सही होगा? तत्टीका, तट्टिका, तत्तीका या तटिका। और इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, टट्टिका बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 59। जो प्रश्न आसान है उसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चंद्रकांति, राजपुरुषा। कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर है राजपुरुषा, यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न संख्या 60 है, चंद्रमुख में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। यह भी आसान सा प्रश्न है। सही उत्तर है कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 61 है, चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रण, ड, च, अन। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर है विकल्प डी, अन प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 62 को देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द योग रूढ़ कोटि का है, वह कौन सा है? रेलगाड़ी, रसोई घर, डाकखाना या जलज। सही उत्तर है जलज, यह योग रूढ़ शब्द है। यह तीसरे यह किसी तीसरे के अर्थ को दिखाता है। जलज यानी कमल होता है। उसके अलावा लंबोदर हुआ, पंकज हुआ, ये जो शब्द हैं ये योग रूढ़ की कोटि में आते हैं। रेलगाड़ी, रसोई घर और डाक खाना दो शब्दों के से मिलकर बने हैं, दो भाषाओं के शब्द भी कहे जा सकते हैं, तो ये जो है यौगिक शब्द कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? सौदागर फारसी शब्द, शमन अंग्रेजी शब्द, आलमारी तुर्की शब्द, किताब अरबी शब्द। सही उत्तर हो जाएगा आलमारी तुर्की शब्द, यह अशुद्ध है क्योंकि आलमारी जो है यह किस प्रकार का शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प हो। और शब्द है खादी, खादी, किनारा, गर्भ, कवच, कटीला, चाबुक, नया, खाना, उर्वरक। कौन सा शब्द युग्म सही है? सही उत्तर है कवच और कटीला, यानी विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें खाना और उर्वरक की, तो खाना का हो जाएगा खाद और उर्वरक का हो जाएगा खाद। चाबुक का हो जाएगा कोड़ा और नया का हो जाएगा कोरा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 65 है, शाखा मृग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? मोर का, बंदर का, शेर का, बिल्ली का। शाखा मृग किसका पर्यायवाची है? सही उत्तर है बंदर का। शाखा मृग बंदर का पर्यायवाची है। मोर के पर्यायवाची में देखते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एक है सिखी और एक है मेह प्रिय। यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है मोर का पर्यायवाची। सीता पांग भी है एक, मैं लिख देती हूँ सीता पांग। और शिखंडी और कलापी भी मोर को कहते हैं। शेर में केसरी, शार्दूल, मृगपति, केहरी। और बिल्ली का पर्यायवाची कभी कभी पूछा जाता है, बिल्ली का पर्यायवाची होता है पूतिका। और एक होता है मारजारी, मारजारी, मार्जरी, मारजारी। प्रश्न संख्या 66 है, विलोम की दृष्टि से इसमें से असंगत कौन सा है? ऊंट, ऊंटनी, प्राचीन, अर्वाचीन, सूर, भीरू, साढ़, साढ़नी। विलोम की दृष्टि से असंगत कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प डी, साढ़, साढ़नी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67 है,
अनुरक्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? विरक्त, विराग, प्रतिकूल, त्याग। आसान सा प्रश्न है, आगे बढ़ लेते हैं जल्दी से। अनुरक्त का विलोम शब्द होगा विरक्त। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, आपकी राय से यह काम जरूरी है, वहां मिष्टान्न की बड़ी दुकान है, भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। सही उत्तर है वहां मिष्टान्न की बड़ी दुकान है, यह वाक्य शुद्ध है। अगला सब प्रश्न देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार, परिशिष्ट। अशुद्ध चुनना है हमें, तो विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा, क्योंकि परिशिष्ट नहीं होता है, वह परिशिष्ट होता है। ठीक है, परिशिष्ट, ये शुद्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, सादर मैं प्रणाम करता हूँ, मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूँ, या मैं सादर नमस्कार करता हूँ। सही उत्तर हो जाएगा मैं सादर नमस्कार करता हूँ, यानी विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अचिंत्य, अनिश्चिंत, विचिंत्य या चिंता रहित। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, सही उत्तर है अचिंत्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुपम का अर्थ क्या है? उपमान, जिसकी उपमा दी जा सके, जिसकी उपमा न की जा सके, या उपमा। अनुपम का अर्थ है जिसकी उपमा न की जा सके, यानी विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जितेंद्रिय, अजेय, जलचर, जिज्ञासु। जिसमें जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासु, यानी विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, और इस अर्थ के लिए इनमें से कौन सी लोकोक्ति है? एक ही लाठी से सबको हाँकना, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, ओछे के प्रेत बालू की भीत, या घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। सही उत्तर है विकल्प सी, ओछे के प्रेत बालू की भीत। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है। वहीं बात करें घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, यानी आसानी से प्राप्त होने वाली वस्तु का मोल बहुत ही कम आंका जाता है, जैसे कि घर की मुर्गी दाल बराबर, या घर की मुर्गी साग बराबर, इस तरह से बोला जाता है। वही इसका भी अर्थ होता है घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं 75। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अंधियारा मिटाना, अज्ञान समाप्त होना, विश्वास दिलाना, भेद का पता लगना, या हंसी उड़ाना। आसान सा प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा अज्ञानता समाप्त होना। अगला प्रश्न है। न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ है काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना, या असंभव कार्य। सही उत्तर हो जाएगा असंभव कार्य। प्रश्न संख्या 77 है। दूत वाक्यम कृति के रचनाकार कौन है? कालिदास, भास, भवभूति, या भारवी। सही उत्तर है भास। दूत वाक्यम भास का नाटक है। भास के कुल 13 नाटक माने जाते हैं। ठीक है, सही उत्तर है भास, और भास के कुल 13 नाटक माने जाते हैं, जिसमें से 5 एकांकी हैं। एकांकियों के नाम वहां पर मैं लिख रही हूँ, क्योंकि प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी है और कौन सा नाटक है, कौन सा एकांकी नहीं है, कौन सा नाटक है, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो एक एकांकी है इनकी उरुभंग, दूसरी एकांकी तो यहाँ पर लिखी हुई है दूतवाक्यम, तीसरी एकांकी है इनकी दूत घटोत्कच। दूत घटोत्कच, ठीक है। राइटिंग अच्छी नहीं बन पा रही है इस पर, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो नोट करिएगा। एक है कर्णभार, यह भी एकांकी है, और एक एकांकी है इनकी मध्यम व्यायोग, मध्यम व्यायोग, तो यह भी एक एकांकी ही है।
बात करें इनके नाटकों में, तो नाटकों में यह पूछा जा सकता है कि इसमें कितने अंक हैं। जैसे कि एक इनका नाटक है प्रतिज्ञा या गंधरायण, जिसमें 4 नाटक हैं, माफ कीजिएगा 4 अंक हैं। और स्वप्न वासव दत्तम में 6 अंक हैं, पंचरात्र में 3 अंक हैं, बाल चरित में 5 अंक हैं, प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं, अभिषेक नाटक में 6 अंक हैं, अभिमारक में 6 अंक हैं और चारुदत्त में 4 अंक हैं। तो ये थी व्याख्या इस प्रश्न की, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 78 को देखते हैं। नैषधीय चरित्र किसकी रचना है? भास की, कालिदास की, श्रीहर्ष की या भारवी की? नैषधीय चरित्र किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका श्रीहर्ष की। नैषधीय चरित्र श्रीहर्ष की रचना है। श्रीहर्ष का प्रिय छंद जो है यह उपजाति छंद था। माफ कीजिएगा, श्रीहर्ष नैषधीय चरित्र जो है श्रीहर्ष की रचना है और श्रीहर्ष का प्रिय छंद था उपजाति छंद। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि इनका प्रिय छंद कौन सा था, तो यह था उपजाति छंद। नैषधीय चरित्र की बात करते हैं तो इस रचना में सर्गों की संख्या है 22। कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। और यह किस प्रकार की रचना है? यह है महाकाव्य। ठीक है, महाभारत के नलोपाख्यान पर आधारित है और इसमें श्लोकों की संख्या पूछी जा सकती है। तो इसमें श्लोक हैं 2804 श्लोक हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नैषधीय चरित्र में 2804 श्लोक हैं। प्रश्न संख्या 79 को देखते हैं। भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ, नीलकंठ। यह पिछली परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, तो हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम एक दो तथ्य और जान लेंगे ताकि वहां से प्रश्न बने तो हम उसको कर पाए। तो भभूति का मूल नाम तो था श्रीकंठ, ठीक है, लेकिन इनके पिता का नाम पूछा जा सकता है तो वो था नीलकंठ। इनके पिता का नाम था नीलकंठ, इनके माता का नाम था जातुकरणी या जातुकरणी, जतुकरणी। ठीक है, जातुकरणी या जतुकरणी। तो यह था इनकी माता का नाम। ठीक है, और इन्होंने करुड़ रस को एकमात्र रस माना है। इनकी रचनाओं को देखें अगर भागवती की रचनाओं को, तो एक रचना है इनकी मालती माधव, रचना है मालती माधव जिसमें 10 अंक हैं। कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। महावीर चरितम एक रचना है इनकी, महावीर चरितम, तो इसमें है 7 अंक। और एक रचना है उत्तराम चरितम, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, उत्तरराम चरितम। तो इसमें कितने अंक हैं? इसमें है 7 अंक, इसमें 7 अंक हैं। और एक खास बात याद रखिएगा, इनके नाटकों में विदूषक नहीं होते। ठीक है, विदूषक नहीं होते इनके किसी भी नाटक में, इनके नाटकों में विदूषक नहीं होते। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। पित्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा हो गया, जो कि इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। प्रश्न संख्या 81 देखिए, स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वस्त्यस्तु, स्व अस्त्यस्तु, स्वस्त्य अरस्तु या स्वस्त्यु? यानी कि विकल्प ए, बी, सी या डी, कौन सा सही विकल्प होगा? सही उत्तर है विकल्प ए, स्वस्ति अस्तु। यह सही उत्तर हो जाएगा और इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं, निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? उपकृष्णम, तत्पुरुष समास, महादेव, कर्मधारे, पुष्पधनवा, बहुब्रीहि, सुखबकम, द्वंद्व समास। कौन सा जो है युग्म गलत है आपको बताना है। यह एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर है उपकृष्णम। इसमें तत्पुरुष समास नहीं होगा, कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। आगे उप जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 83 है। अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन रूप कौन सा होगा?
आवाम, अहम, वयम, मया। प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रूप इसमें से आपको बताना है, वो हो जाएगा आवाम, यानी कि विकल्प बी, माफ कीजिए, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अहम, आवाम, वयम, इस तरह से चलता है इसका रूप। प्रश्न संख्या 84 है, जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या सभी सही है? सही उत्तर है एक वचन। जगतः शब्द जो जो है षष्ठी और पंचमी दोनों का एक वचन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 85 है, स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में से कौन सा होगा? तिष्ठेयु, तिष्ठाव, तिष्ठत या तिष्ठेत? सही उत्तर है विकल्प ए, तिष्ठेयु। प्रश्न संख्या 86 को देखते हैं। रामेण बाणेन हतो बाली इत्यर्थ साधकदम करणम इति सूत्रस्य गतार्थक कस्मिद् पदे विद्यते? रामेण बाणेन हत बाली। सही उत्तर है इसका विकल्प बी, बाणेन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 है, सज्जन पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद क्या होगा? सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप करेगा, सज्जन पाप से घृणा करेगा या सज्जन घृणा से पाप करता था? आसान सा प्रश्न है। सही उत्तर है सज्जन पाप से घृणा करता है। घृणा, प्रमाद इत्यादि के समानार्थक शब्दों में पंचमी विभक्ति होती है, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 88 है, अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस सदी में हुए थे? 10वीं, 12वीं, 11वीं या 13वीं? सही उत्तर है 10वीं, यानी कि विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। इनकी रचनाओं में जो रचनाएं पूछी जाती हैं पुष्पदंत की, वह है महापुराण, जसहर चरिव, एक रचना इनकी पूछी जाती है जसहर चरिव, और एक रचना रै कुमार चरिव, रै कुमार चरिव, ये इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस जैन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ नाम से भी जाना जाता है? प्रभाचंद, हेमचंद, विद्यानंद, हरिभद्र? आसान सा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हेमचंद को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है, यानी विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 है, कबीर की कविता पंक्ति बाजंदे बाजंतरी कली ककुही जान छेड़ में बाजंतरी शब्द का क्या अर्थ है? बांसुरी, पिपहरी, वीणा, तुरही? बाजंतरी शब्द का क्या अर्थ होगा? सही उत्तर है वीणा। बाजंतरी का अर्थ है वीणा। प्रश्न संख्या 91 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मलुकदास की नहीं है? ज्ञान बोध, रतन खान, ज्ञान समुद्र, भक्ति विवेक? यह परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है, क्योंकि यह इससे कंफ्यूजन होता है, बच्चे कंफ्यूज होता है ज्ञान बोध और ज्ञान समुद्र रचना में। ज्ञान समुद्र जो रचना है यह मलुकदास की नहीं है, यह किसकी रचना है? यह है सुंदरदास की रचना। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और मलुकदास की है ज्ञान बोध। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 92 है, नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां इनमें से कौन सी हैं? और मुझे इसे छोटा करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा सा प्रश्न है। विकल्प ए है, घरी घरी जीव आवे घरी घरी जीव जाई पाहनी जर ही हो ही सब चूना। तीसरी पंक्ति है, रकत आसु घोंघची बन बोई। डी विकल्प है, हृदय पैठी विरह कंटनसा। और ई विकल्प है, सहस सहस दुख एक एक सांसा। इसमें से आपको बताना है जायसी की पंक्ति कौन सी है जो नागमती के विरह व्यथा को व्यक्त कर रही है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी डी ई, यानी कि रकत आंसू गुहुची बन बोई हृदय बैठे विरह कंटकसा और सहस सहस दुख एक एक सांसा, ये जो है यह नागमती वियोग खंड की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 है, इनमें से सूफी प्रेमाख्यानक नहीं है? श्याम सगाई, इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा, हंस जवाहिर?
सही उत्तर हो जाएगा श्याम सगाई। श्याम सगाई जो है किसकी रचना है? नंददास की रचना है। श्याम सगाई नंददास की रचना है जो कि कृष्ण काव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 94 है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, किसने कहा था? गोरखनाथ ने, राहुल संकृत्यान ने, तुलसीदास ने या सूरदास ने? सही उत्तर है तुलसीदास ने। तुलसीदास ने अपनी रचना कवितावली में यह पंक्ति कही थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 5 या 7? सही उत्तर है 12। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास की 12 रचनाओं का जिक्र किया है, जिसमें 5 छोटे और 7 बड़े ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96 है, भ्रमर गीत पदों में गोपियां उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती हैं, जोग सिखावन पांडे, ज्ञान की महल, मधुकर मधु मतवारे, घोष बड़ो व्यापारी, निर्गुण नदिया मझधारी। तो पहली बात तो आयन जोग सिखावन पांडे, विकल्प ए सही उत्तर है। बात करें मधुकर मधु मतवारे, यह भी गोपियां उद्धव के लिए संबोधित करती हैं, और घोष बड़ो व्यापारी यह भी गोपियां कहती हैं, यानी कि ए सी डी विकल्प सही हो जाएगा, जो कि विकल्प सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 97 है, आयु घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आय उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट दो सोधारी। इस पंक्ति में फाटक शब्द का क्या अर्थ है? चितड़ा, अनाज फटकने से निकला हुआ कदन, बड़ा दरवाजा या झोपड़ी में लगाई जाने वाली टट्टी? से उत्तर है अनाज फटकने से निकला हुआ कदन, जो आगे का अनाज रहता है, खराब अनाज, उसे कदन कहते हैं, यानी कि यहाँ पर उसे फाटक बोला गया है। प्रश्न संख्या 98 है, केशवदास की रचना इनमें से कौन सी है? माधवानल काम कंदला, दूषण विचार, मदनाष्टक, जहांगीर जस चंद्र का? सही उत्तर है जहांगीर जस चंद्रिका, यानी कि विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। केशवदास द्वारा यह रचना 1612 में की गई थी। इसकी रचना 1612 ईस्वी में की गई थी और इसमें जहांगीर की न्यायप्रियता और उदारता का चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 99 है, प्रेम की पीर घी को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? घनानंद, मतीराम, केशवदास, रसनिधि? इसका सही उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले या झीमने वाले कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य किस विचारक का है? शुक्ल जी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, नौगेंद्र का या रामधारी सिंह दिनकर जी का? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 1 है, 101, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त या बाल मुकुंद गुप्त? चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है, यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, यानी विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 102 है, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मुझे छोटा करना पड़ रहा है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः एड़ा से भी सरलता से लग जाता है। कामायनी के बारे में यह कथन किसका है? नंदुलाल वाजपेयी का, जयशंकर प्रसाद का, गजानन माधव मुक्तिबोध का या प्रेम शंकर का? यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। अगला अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 103 है, छायावाद के बारे में सही कथन कौन सा है? छायावाद का जन्म रीतिवाद के विरोध में नहीं था, रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला, वहां तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत ही रहा है।
मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ। इनमें से कौन सा छायावाद के बारे में सही कथन है? छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा, यह विकल्प सही है। और मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ, यानी विकल्प डी, सी और डी सही उत्तर हो जाएंगे, यानी विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस पर विचार व्यक्त किया है? युगांत, लोकायतन, वीणा या पल्लव में? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, पल्लव। पल्लव की भूमिका में पंत जी ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द के भाव पर विचार व्यक्त किया है। इस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 105 देखिए। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेव वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? सबको एक एक करके बारी बारी से देख लेते हैं। बात करें निहार की। निहार है 1930 ईस्वी में। निहार है 1930 ईस्वी में। रश्मि की बात करें तो रश्मि है 1932 ईस्वी में। सांध्य गीत की बात करें तो सांध्य गीत आती है 1936 ईस्वी में। और दीपशिखा है 1946 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रकार से सही विकल्प हो जाएगा निहार, रश्मि, सांध्य गीत और दीपशिखा, जो कि विकल्प सी में है, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य और देख लेते हैं समय के अलावा। निहार की बात करें तो निहार में कविताओं की संख्या है 47, यानी कि इसमें 47 कविताएं हैं। रश्मि की बात करें, रश्मि 1932, तो इसमें 35 कविताएं हैं। और सांध्य गीत की बात करें तो सांध्य गीत में 45 कविताएं संग्रहित की गई हैं, 45 गीत संग्रहित किए गए हैं। और दीपशिखा में 51 गीत संग्रहित किए गए हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। छायावादी कवियों में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले कवि कौन हैं? प्रसाद, पंत, निराला या महादेव वर्मा? मुक्त छंद के जनक माने जाते हैं निराला, तो सही विकल्प है इसका विकल्प सी, निराला। निराला की प्रथम कविता कौन सी है? निराला की प्रथम कविता है जूही की कली। जूही की कली, जिसका समय है यानी कि रचना काल कह सकते हैं 1916 ईस्वी है। अंतिम कविता इनकी है पत्रोत्कंठित जीवन का विश्व बुझा हुआ है, जो कि 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें निराला के प्रथम काव्य संग्रह की, तो जो है यह है अनामिका। निराला का प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका, जो कि 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और अंतिम काव्य संग्रह है सांध्य कांकली। अंतिम काव्य संग्रह है सांध्य कांकली, जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ था। एक चीज यहाँ पर और नोट करिएगा, जूही की कली कविता जो है यह मतवाला पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। तो उसके बाद ये जब मतवाला पत्रिका में शामिल हुए, मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए, तो यह 1923 में संपादक मंडल में शामिल हुए थे। तो 22 दिसंबर 1923 माफ कीजिएगा 1923 को जूही की कली मतवाला में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 107। प्रश्न है, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना कौन सी नहीं है? हेमकिरीटनी, साहित्य देवता, हेम तरंगिणी, स्वर्णधूलि? सही उत्तर है स्वर्णधूलि। सुमित्रानंदन पंत की रचना है यह, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है। 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो कि अरविंद दर्शन से प्रभावित है। पंत की रचनाओं के बहुत सारे सोपान देखने को मिलते हैं, तो यह जो रचना है यह अरविंद दर्शन से प्रभावित है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसके कारण के रूप में लिखा गया है। अभिकथन है, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के सभापति प्रेमचंद हुए थे। 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम सुमित्रानंदन पंत ने युगांत रखा था। दोनों कथन सत्य हैं और सही व्याख्या है। दोनों कथन सत्य हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है।
ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। आपको इनमें से चुनना है। सही उत्तर है दोनों कथन तो सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं है, यानी विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 109। निम्नलिखित में से नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं और सत्य असत्य का चयन करना है। नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख है। साप भरा तन प्रजातंत्र, यह काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता रसमयी रथी से है। देखते हैं, देखा जाए तो दोनों कथन जो हैं यह असत्य हैं, यानी कि विकल्प बी सही हो जाएगा। नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख नहीं मिलता है। और सांप भरा तन प्रजातंत्र, यह जो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की कामायनी की इड़ा सर्ग की पंक्ति है, तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 110 है। नवजागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन भी है। प्रार्थना समाज की स्थापना, कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना, अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप, तिलक को देश निकाले जाने की सजा और बंग भंग। सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प सी। सबसे पहले हुआ था अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप, उसके बाद हुआ था कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना, उसके बाद हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना, उसके बाद बंग भंग और सबसे अंत में तिलक को देश से निकाले जाने की सजा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 111 है। जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं, वो माता पिता के हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर रखते हैं। ऐसे जो पापी जन हैं सो महाडेरावनी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़े रहते हैं। यह गद्य खंड खड़ी बोली के किस आरंभिक गद्यकार का है? शुक्ल जी की पुस्तक से यह प्रश्न है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। इंसान खां, सदा सुखलाल नियाज, सदन मिश्र या लल्लू लाल? जो प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य का नमूना शुक्ल जी ने प्रस्तुत किया है, तो उनमें से यह प्रश्न लिया गया है। ठीक है, सही उत्तर है सदल मिश्र। सदल मिश्र से के नासिकेतोपाख्यान की यह पंक्ति है, जो कि शुक्ल जी की बुक में दिए गए, हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 112 है। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में इन निम्नलिखित बातों पर विचार करना है। इसे बड़ा करने पर विकल्प नहीं दिखाई देगा आपको, पर कोई बात नहीं, कथन तो दिखे। सबसे पहले कथन है, भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्यालही जग शिक्षित। यह पंक्ति नाटक के 5वें अंक की है। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में पूछा गया है। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन 1880 ईस्वी है। इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर वन का मध्य भाग है। जागो जागो रे भाई गीत का राग चैती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटक द्वारा दिया गया है, नाटककार द्वारा दिया गया है। और भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी है। सही विकल्पों को देख लेते हैं, तो भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष 1880 है, यह सही है। इसके अलावा अगर बात करें विकल्प डी की, जागो जागो रे भाई गीत को राग चैती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया है, यह भी सही है। और भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी है, यही सही, यानी कि विकल्प बी, डी और ई सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 113। प्रश्न संख्या 113 है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में विचार करना है और सही कथन को चुनना है। महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं। अंधेर नगरी के पहले अंक का स्थान बाजार है। अंधेर नगरी का प्रकाशन सन 1881 में हुआ। इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है और इसके 5वें अंक का स्थान शमशान है। हमें सही कथन चुनना है। सही कथनों की बात करें तो महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु हैं, यह सही है। और अंधेर नगरी का प्रकाशन सन 1881 ईस्वी है, यह भी सही है। और इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है, यह भी सही है, यानी कि ए सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है। थोड़ा सा इसे छोटा करना पड़ेगा।
ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद ब्याज डेढ़ी सवारी नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? गोबर का, धनिया का, शोभा का या सिलिया का? किसी भी परीक्षा के लिए गोदान उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की, यूजीसी नेट के लिए तो है ही महत्वपूर्ण। किसी भी परीक्षा के लिए आप हिंदी से जो भी परीक्षाएं देते हैं तो गोदान उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उसकी एक एक पंक्ति आपको पता होनी चाहिए। यह कथन धनिया का है, यानी विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 है, निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों से हैं, पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यह थोड़ा सा कठिन प्रश्न हो जाता है, क्योंकि जब तक हम पात्रों को जानेंगे नहीं, उपन्यासों को कैसे जानेंगे, और उपन्यासों को जान लेने के बाद ही हम उसके प्रकाशन वर्ष को लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करें भैरवी की, तो भैरवी बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का पात्र है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लीजा की बात करें तो लीजा जो है यह तमस उपन्यास के पात्र है, भीष्म साहनी का तमस उपन्यास 1973 में प्रकाशित हुआ था। बेला की बात कर लेते हैं तो बेला राग दरबारी उपन्यास का पात्र है, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास जो है 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सरस्वती की बात करें तो शेखर एक जीवनी जो कि अज्ञेय का उपन्यास है, उसके पात्र है 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और बंती की बात करें तो यह जो है झूठा सच जो कि यशपाल का उपन्यास है, 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 58 से 60 कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से सही जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए, ई, सी, बी, यानी कि विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? 1951 में, 1953 में, 1955 में या 1957 में? सही उत्तर हो जाएगा 1957 में। इसमें कितने सदस्य थे? कुल कुल 30 सदस्य इसमें रखे गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, बुंदेली बोली की उप बोलियां इनमें से कौन सी है? बुक्सा, संडीली, बिगराही, कडेरिया, डांगी, माथुरी, भदौरी, बनाफरी, खटोला, लारिया, खलौटी, खलटाही। बुंदेली बोली की उपबोली कौन सी है इनमें से? बुंदेली बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित बोली है और ओंकार बहुला बोली है। ठीक है, ओकार बहुला बोली है। और इसकी जो उपबोलियां हैं वह है भदौरी, बनाफरी और खटोला, यानी कि विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प किस तरह की ध्वनि है? कंठ्य है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है या तालव्य है? आसान सा प्रश्न है। सही उत्तर है ओष्ठ। प ओष्ठ ध्वनि है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। कपड़ा सिला जा चुकेगा, पूर्णता बोधक, काम न किया जा सका, शक्ति बोधक, पत्र फाड़ डाला गया, आवश्यकता बोधक, वह विद्वान समझा जाने लगा, आरंभ बोधक। आपको बताना है इनमें से कौन सा असंगत युग्म है। सही उत्तर है पत्र फाड़ डाला गया। ये जो है आवश्यकता बोधक क्रिया नहीं है, यह निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया है, इसलिए यह विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द कौन सा है? निश्चल, निष्कपट, दुशासन, दिगंबर। आसान सा प्रश्न है। सही उत्तर है विकल्प डी, दिगंबर। दिग्धन अंबर दिगंबर होता है, व्यंजन संधि वाला शब्द है। निश्चल, निष्कपट और दुशासन विसर्ग संधि में आते हैं। प्रश्न संख्या 121 है, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं उन्हें लगाना है। राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद, छुट भैया। सबसे पहले बात कर लेते हैं राह खर्च की। राह के लिए खर्च तत्पुरुष समास हो जाएगा। व्यर्थ, विधन अर्थ व्यर्थ हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। गोला बारूद में हो जाएगा द्वंद्व समास और छुट भैया में हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी कि विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। 122, निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द कौन सा है? सेना, रसीला, धार्मिक, चमकीला।
इनमें से मूल शब्द कौन सा है? सही उत्तर है सेना। सेना मूल शब्द है। रसीला रस में ईला प्रत्यय के योग से बना है। धार्मिक धर्म में एक प्रत्यय के योग से बना है और चमकीला चमक में ईला प्रत्यय के योग से बना है। प्रश्न संख्या 23 है, कर्ण शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? कार्य, कर्म, कान, करण। यह भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कर्ण शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा कान, यानी विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंख नीची होना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा? शर्माना, बहुत दुखी होना, नुकसान हो जाना या लज्जित होना। आंख नीची होना का अर्थ हुआ लज्जित होना, यानी विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का यह आखिरी प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। इस क्लास का यह अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ, सर्वत्र, बुद्धिमान या ज्ञानवान। सही उत्तर है इसका सर्वज्ञ, यानी कि विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए। आसान सी प्रश्न उत्तरी थी तो आपको 115 से प्रश्न से ज्यादा प्रश्न सही हुए होंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मन से कीजिए। धन्यवाद।